नमस्ते। इस वीडियो में हम रीट लेवल 2 भर्ती परीक्षा 2012 प्रथम भाषा हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे पेपर से। ये पेपर है, इसमें शुरू में प्रश्न संख्या 1 से 7 तक के प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर देने। सही उत्तर देने के लिए गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति की सबसे पहली पहचान ये होती है कि वह अपनी मातृभाषा में दक्षता से काम कर सकता है। केवल भारत ही एक देश है जिसमें शिक्षित व्यक्ति वह समझा जाता है जो अपनी मातृभाषा में दक्ष हो या नहीं, किंतु अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो, यानी कोई संदेह नहीं हो। संसार के अन्य देशों में सुसंस्कृत व्यक्ति वह माना जाता है जिसके घर में अपनी भाषा की पुस्तकों का संग्रह हो और जिसे बराबर ये पता रहे कि उसकी भाषा के अच्छे लेखक और कवि कौन हैं तथा समय समय पर उनकी कौन सी कृतियाँ प्रकाशित हो रही है। भारत में स्थिति दूसरी है। यहाँ प्राय घर में साज सज्जा का आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा की कोई पुस्तक या पत्रिका नहीं दिखाई पड़ती। ये दुर्वस्था भले ही किसी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, किंतु ये सुदशा नहीं है, दुर्वस्था ही है। और जब तक ये दुर्वस्था कायम है, हमें अपने आप को सही अर्थों में शिक्षित और सुसंस्कृत मानने का ठीक ठीक न्याय संगत अधिकार नहीं है। अब गद्यांश के आधार पर प्रश्न है। प्रश्नों के सही उत्तर देने के लिए गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उच्च पदों पर आसीन होते हैं। इसका सही उत्तर ए होगा। संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप क्या होगा? भारत की स्थिति दूसरी थी, भारत में स्थिति ऐसी थी, भारत में ऐसी स्थिति थी, भारत में स्थिति दूसरी थी। इसका सही उत्तर ए होगा, भारत की स्थिति दूसरी थी। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है, यानी असंदिग्ध का क्या अर्थ है? निश्चित, सुनिश्चित, संदेह रहित, अनिश्चित। असंदिग्ध का अर्थ संदेह रहित होगा। प्रश्न नंबर 4, पुस्तक का बहुवचन है पुस्तकालय, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ग्रंथ। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा, इसमें बे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5, कौन एक वचन है? अच्छे लेखक, अपनी मातृभाषा, कौन सी कृतियाँ, अन्य देशों। इनमें अपनी मातृभाषा एक वचन शब्द है, से सभी शब्द बहुवचन है। छठा प्रश्न, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि, कवियत्री, लेखिका, कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होगा, इसमें दे विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7, कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? उपकरण, व्यक्ति, लेखक, भाषा। भाषा शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द है, से सभी शब्द पुल्लिंग है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है, यानी घर से लौटकर कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, समुच्चय बोधक पदबंध। घर से लौटकर ये एक समुच्चय अवयव है, तो ये समुच्चय बोधक पदबंध है। उपयुक्त पद में समुच्चय बोधक पदबंध है। प्रश्न नंबर 9, कौन सा कथन सही नहीं है? कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया। रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं, इसमें दे विकल्प सही नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य 4 नहीं 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। प्रश्न नंबर 10, कौन सा मिश्र वाक्य? सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया, वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, राहुल पढ़ रहा है। इसमें बे सही है। मैंने सुना कि सुरैया ने निकाह कर लिया, ये एक मिश्र वाक्य है। विकल्प ए और दे में सरल वाक्य और विकल्प से में संयुक्त वाक्य। प्रश्न नंबर 11, एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किस में होता है? सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में, मिश्र वाक्य में, जटिल वाक्य में। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और कि, जो, जैसे, वैसे आदि योजक पदों से जुड़े आश्रित उपवाक्य होते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। प्रश्न नंबर 12, चांदी का जूता का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है? रिश्वत, महंगी वस्तु, अमीरी का दिखावा, अनुपयोगी वस्तु। चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना।
प्रश्न नंबर 13, ओटो निकली कोटों चड्डी का अर्थ है बाहर निकलने पर प्रसिद्ध हो जाना, मुंह से निकली बात फैल जाती है, ओर से निकलकर खुले में आ जाना, घर से बाहर निकलते ही नाम हो जाना। इनमें सही उत्तर बे होगा। ओटो निकली कोटों चड्डी का अर्थ है मुंह से निकली बात फैल जाती है। अगला प्रश्न, काला मुंह होना का अर्थ है होली खेलना, चेहरे पर रंग लग जाना, जिसका मुंह काला रंग का होवे बदनाम होना। इसका सही उत्तर होगा बदनाम होना। अगला है गद्यांश 15, प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 20 तक के उत्तर इसी गद्यांश के आधार पर देना है। अपनी सभ्यता का जब मैं अवलोकन करता हूँ तब लोगों को काम के संबंध की उनकी विचारधारा के अनुसार विभाजित करने लगता है। एक वर्ग में वे लोग होते हैं जो काम को उसे घृणित आवश्यकता के रूप में देखते हैं जिसकी उनके लिए उपयोगिता है सिर्फ धन हासिल करना। वे अनुभव करते हैं कि जब दिन भर का श्रम समाप्त हो जाता है तब वे जीना सचमुच शुरू करते हैं और अपने आप में होते हैं। जब वे काम लगे होते हैं तब उनका मन भटकता रहता है। काम को वे अपना उत्मांस देने का कभी विचार नहीं करते क्योंकि आमदनी के लिए उन्हें सिर्फ काम की आवश्यकता है। दूसरे वर्ग के लोग अपने काम को आनंद और आत्म परितोष पाने के लिए सुयोग के रूप में देखते हैं। वे धन इसलिए कमाना चाहते हैं ताकि अपने काम में अधिक एक निष्ठता के साथ समर्पित हो सकें। जिस काम में वे संलग्न होते हैं उसकी पूजा करते हैं। अब इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न देखते हैं। काम का तद्भव रूप है कर्म, कर्म कारज कार्य। उपयुक्त कोई विकल्प सही नहीं होगा क्योंकि प्रश्न ही गलत है। काम शब्द ही तद्भव ही है, कार्य का तद्भव काज या कारज होता है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। हासिल, सभ्यता, अवलोकन, आवश्यकता। हासिल शब्द तत्सम नहीं है, ये विदेशी शब्द है। प्रश्न नंबर 17, आमदनी के संबंध में कौन सा शब्द असंगत है। आय, कमाई, मुनाफा, आना। आना आय के अर्थ के लिए असंगत है। सुयोग का विलोम शब्द है। अयोग, संयोग, कुयोग, प्रयोग। सुयोग का विलोम शब्द कुयोग होगा। कौन से शब्द में उपसर्ग है। सभ्यता, भटकता, उपयोगिता, पूजा। उपयोगिता शब्द उपयोग इता से बना है अतः उपयोगिता में उप उपसर्ग है। सभ्यता में ता प्रत्यय है। भटकना से भटकता और पूजना से पूजा शब्द बना है। प्रश्न नंबर 20, कौन समास नहीं है। एक निष्ठता, आत्मपरितोष, विचारधारा, कमाना। कमाना में समास नहीं है, ये एक रूढ़ शब्द है। भाषा की शिक्षा दी जाती है मनोरंजन के लिए, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, साहित्यकार बनाने के लिए। इसका सही उत्तर बे है। अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। ये भाषा शिक्षण के दो मुख्य उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 22, लेखन कला का विकास होता है सुनने से, अनुकरण से, अभ्यास से, देखने से। लेखन कला का विकास बार बार अभ्यास से ही होता है। प्रश्न नंबर 23, लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है अक्षरों से, तिरछी रेखाओं से, गुंडियों से, सीधी रेखाओं से। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है प्रारंभ में सीधी रेखाएं खींचकर करवाया जाता है लेखन कार्य, तो इसमें देह सही है सीधी रेखाओं से। प्रश्न नंबर 24, अधिगम की संपूर्णता होती है दैनिक पाठ योजना में, इकाई पाठ योजना में, मासिक पाठ योजना में, वार्षिक पाठ योजना में। इकाई योजना में संपूर्ण विषयों को एक इकाई के रूप में विभाजित किया जाता है, इससे अधिगम पूर्ण रूप से होता है। 25 प्रश्न, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, अलंकार शिक्षण, व्याकरण शिक्षण। गद्य शिक्षण में ही शब्द भंडार में वृद्धि होती है। द्रुत पाठ है कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन, कविता का अध्ययन, सहायक पुस्तक का अध्ययन। ये प्रश्न विलोपित है क्योंकि द्रुत पाठ रस पाठ होते हैं जो कि इसमें नहीं है। प्रश्न नंबर 27, व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। भंडारकर विधि, प्रत्यक्ष विधि, सैनिक विधि, ध्वन्यात्मक विधि। व्याकरण अनुवाद विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर रामकृष्णन भंडारकर ने किया था, इसलिए इस विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, मौखिक परीक्षा से, उपलब्धि परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से। हिंदी शिक्षण उपलब्धि की जांच उपलब्धि परीक्षण से ही की जा सकती है। प्रश्न नंबर 29, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना, शिक्षण विधि को स्थायी रखना,
इनमें से कोई नहीं। इनमें सही उत्तर से होगा। उपचारात्मक शिक्षण में शिक्षण विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कठिनाई के स्तर के आधार पर कोई भी शिक्षण विधि अपनाई जा सकती है। उपचारात्मक शिक्षण से पहले निदानात्मक शिक्षण होता ही है, क्योंकि निदान में त्रुटियों का पता लगाया जाता है, उपचार में त्रुटियों को दूर किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थी की किसी भी गलती को नज़रअंदाज करना ही होता है, क्योंकि हम उपचार कर रहे होते हैं। 30 नंबर प्रश्न, समग्र और सतत मूल्यांकन में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच निकट का संबंध आवश्यक है। विद्यार्थी के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार है। समग्र और सतत मूल्यांकन से ही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है, शिक्षण के दौरान भी संभव है। इसमें से और दे दोनों भी सही है, इसलिए ये प्रश्न विलोपित है। समग्र एवं सतत मूल्यांकन शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें मूल्यांकन के दौरान निकट का संबंध आवश्यक नहीं है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है, ये शिक्षण क्रिया के दौरान भी संभव है।